नमस्कार। पिछले वक्त में हमने विनिमय साध्य लेख पत्र के बारे में ये देखा था कि उसका परिचय हमने देखा, उसकी डेफिनेशंस हमने देखी, उसकी परिभाषाएं देखी, उसका आशय देखा, उसकी परिभाषाएं देखी। उसके बाद में हमने ये देखा कि विनिमय साध्य लेख के जो लक्षण जो है वो किस प्रकार से रहेंगे वो देखा हमने उसके बारे में। बाद में इसका वैधानिक रोके क्या थे वो देखा। उसके बाद में विनिमय साध्य लेख के जो वैधानिक मान्यताएं जो थी वो उसके बारे में हमने देखा। आज हम देखेंगे कि प्रतिज्ञा पत्र क्या है। प्रतिज्ञा पत्र जो है कि एक लिखित लेख पत्र है जो बैंक नोट अथवा जो भी कोई करेंसी नोट के अतिरिक्त जिसके अपना निर्माता या जिसको हम मार्कर बोलेंगे किसी निश्चित व्यक्ति अथवा उसके आदेशित व्यक्ति अथवा उससे वाहक को क्या करता है, वो निश्चित धनराशि देने का शर्त रहित प्रतिज्ञा करता है। कोई भी शर्त नहीं होती उसमें, और कोई भी शर्त नहीं होते हुए वो अपने व्यक्ति को धनराशि देने को या अदा करने का क्या देता है, वचन देता है, प्रतिज्ञा करता है। फिर हम ये देखेंगे कि प्रतिज्ञा पत्र के जो आवश्यक लक्षण है अथवा जो कुछ विशेषताएं जो है वो क्या है। तो प्रतिज्ञा पत्र कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। लिखित होना चाहिए, प्रतिज्ञा उसमें होना चाहिए, इसमें प्रतिज्ञा का होना आवश्यक है, अर्थात इसमें रुपया कितना चुकाना है। उसके बाद में वो स्पष्ट होना चाहिए, रुपया हमको कितना देना है और वो स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिज्ञा कैसी रहनी चाहिए, शर्त रहित होनी चाहिए। रुपया चुकाने के बाद उसमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिंग्स नहीं होना चाहिए कि अगर मैं आपको ये पैसे देता हूं तो आप उसके बदले में मुझे कुछ देंगे। निर्माता अथवा लेखक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस पर निर्माता अथवा जो भी कोई लेखक जो है उसका हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो भी कोई प्रतिज्ञा पत्र होगा वो क्या हो गया, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा। निश्चित धनराशि होनी चाहिए। प्रतिज्ञा एक निश्चित धनराशि के भुगतान के लिए होना चाहिए। उसके बाद में लेखक अथवा निर्माता एक निश्चित व्यक्ति होनी चाहिए, है ना, बराबर है ना। नहीं तो साइन किसी और की रहेगी और चेक किसी और का रहेगा, या प्रतिज्ञा पत्र किसी और का रहेगा और साइन किसी और की रहेगी। प्राप्तकर्ता का एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। जिसको हम प्रतिज्ञा पत्र दे रहे हैं वो भी व्यक्ति कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। नियत तिथि होनी चाहिए उसमें, जिसको हम स्पेसिफाइड डेट जो बोलते हैं वो होनी चाहिए। इस पर नियत तिथि का लिखा रहना आवश्यक है। भुगतान देश की चलन मुद्रा में है, यानी कि इसका भुगतान जो है वो देश की उसी चलान वैधानिक मुद्रा में होना चाहिए। नहीं तो अगर हम भारत में कोई प्रतिज्ञा पत्र दे रहे हैं और अगर हमने उसको डॉलर्स के रूप में देंगे तो वो हमको नहीं चलेगा, या येन के रूप में अगर देंगे तो नहीं चलेगा। भारत की करेंसी जो रुपया जो है वो रुपया के ही अंतर्गत में होना। और अगर हम अमेरिका में अगर वो प्रतिज्ञा पत्र देते हैं तो हमको डॉलर के रूप में देना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि विनिमय पत्र क्या है। तो विनिमय पत्र क्या है कि एक लिखित लेख पत्र है जिसमें लेखक अपने हस्ताक्षर करके किसी निश्चित व्यक्ति को शर्त रहित आदेश देता है, वह किसी निश्चित व्यक्ति को ही उसके आदेशानुसार अथवा वह उसने नियत धनराशि का भुगतान करे। मैं और एक बार बताता हूं विनिमय पत्र के बारे में। विनिमय पत्र क्या है, एक लिखित लेख पत्र है जिसमें लेखक अपने हस्ताक्षर करके निश्चित व्यक्ति को शर्त रहित, इसमें भी शर्त नहीं होगी, प्रतिज्ञा पत्र में भी शर्त नहीं होगी और विनिमय पत्र में भी शर्त नहीं होगी, शर्त रहित आदेश देता है और वह किसी निश्चित व्यक्ति को उसके आदेशानुसार अथवा उसके वाहक को उसके लिखित नियत धनराशि का भुगतान करे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमने उसको इस प्रकार से हमने अगर उसको नोटिंग किया तो किस प्रकार से रहेगा। मैं एक देशी विनिमय पत्र का एक पत्र मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि उसमें क्या रहना चाहिए। एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में उसका स्टैम्प रहना चाहिए, दूसरे साइड में उसका डेट को मेंशन करना चाहिए और उसमें मैटर्स किस प्रकार से होना चाहिए। मैं एक सिंपल उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि आज से 3 महीने पश्चात अमुक अमुक यानी कि एक नाम लेता हूं, जैसे कि रामलाल को अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को अथवा वाहक को 3000 रुपये दे देना जिसका प्रतिफल मिल चुका है। और फिर बाद में जो भी कोई होगा लेखक उसकी साइन, और फिर बाद में जो भी कोई लेखक होगा उसका पूरा का पूरा एड्रेस किसका रहेगा, रामलाल का एड्रेस रहेगा।
उसके बाद में हम देखेंगे कि विनिमय पत्र के पक्षकार कौन है। अभी विनिमय पत्र के पक्षकार कौन है, तो विनिमय पत्र को लिखित वाला अर्थात लेखक का आहर्ता, जैसे या फिर लेखक स्वयं लेनदार होगा, या ऐसी दशा में व्यक्ति को विनिमय पत्र के दो पक्षकारों को होना ही पर्याप्त होता है। किंतु इस स्थिति में विनिमय पत्र में कम से कम दो पक्षकारों का होना नितांत आवश्यकता है। फिर हम उसको देखेंगे कि विनिमय पत्र की विशेषताएं क्या है या फिर उसके लक्षण क्या क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह एक लिखित आदेश है, क्योंकि एक लेनदार इसे देनदार पर लिखता है। देखो मैं और एक बार बोलता हूं, यह एक लिखित आदेश है और क्योंकि एक लेनदार इसे देनदार पर लिखता है। दूसरा, इसमें एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने का आदेश देता है या आदेश होता है। तीसरा, इस पर लेखक या मार्कर जिसको हम बोलेंगे अथवा आहर्ता जिसको हम ड्रॉवर बोलेंगे कि हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। भुगतान करने का आदेश शर्त रहित। मैंने पहले ही बोला कि प्रतिज्ञा पत्र में भी और विनिमय पत्र में भी कोई भी शर्त रखते हुए उसको हम इशू नहीं कर सकते। आदाता अथवा प्राप्तकर्ता कोई निश्चित व्यक्ति होता है, आहर्ता कोई निश्चित होता है। विनिमय पत्र की लिखित धनराशि का भुगतान निश्चित समय के अंदर देश की चलान मुद्रा में अंदर होता है। जो भी होगा, मैं जब भी बोला आपको कि जो देश में हम वो विनिमय पत्र दे रहे हैं उसी देश के करेंसी के अंतर्गत में वो होना चाहिए। यह नियमानुसार मुद्रांकित होता है, स्टैंप होती है उसके ऊपर में, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मुद्रांकित है। देनदार अथवा आहारी की इसकी स्वीकृति होती है, यानी पहले से ही जो भी कोई देनदार होता है वो अपने इसमें स्वीकृत कर लेता है कि मुझे एक पर्टिकुलर नाम से विनिमय पत्र को देना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि विनिमय पत्र तथा प्रतिज्ञा पत्र में अंतर क्या है। तो उसमें अंतर यह है कि जो भी कोई पक्षकार है इसमें विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र, तो अंतर के आधार के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो पक्षकार है, पक्षकार इसमें विनिमय पत्र में पक्षकार तीन होते हैं, लेखक जिसको हम आहर्ता बोलेंगे, देनदार और तीसरा होता है उसमें लेनदार अथवा प्राप्तकर्ता। प्रतिज्ञा पत्र में क्या होता है, सिर्फ दो पक्षकार होते हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। लेखक का लेनदार होना क्या जरूरी है विनिमय पत्र में या फिर प्रतिज्ञा पत्र में जरूरी है? तो लेखक का लेनदार होना, लेखक लेनदार हो सकता है विनिमय पत्र में या दोनों ही एक ही हो सकते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र में स्वयं लेनदार नहीं बन सकता। इसकी प्रकृति क्या है, तो इसमें शर्त रहित आज्ञा का आदेश होता है, या इसमें शर्त रहित वचन या प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा पत्र में वचन या प्रतिज्ञा होती है और विनिमय पत्र में क्या होता है, आज्ञा तथा आदेश होता है। फिर इसको हम स्वीकृत कैसा करेंगे, तो विनिमय पत्र में हम स्वीकृत कैसा करेंगे, जो देनदार रहेगा उसकी जो भी कोई स्वीकृति रहेगी वो आवश्यकता के अनुसार से रहेगी और इसमें कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देनदार जो है वो खुद दे रहा है। उसके बाद में विशेष नियमों को क्या लागू होना है, तो इसमें स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करके आलोचन एवं प्रमाण पत्र, कई प्रतिज्ञा पत्र में विनिमय पत्र को तैयार करके आदि के संबंध में विशेष नियम लागू होते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र में विशेष नियमों में पूर्णता मुक्त है, यानी कोई भी उसमें कोई नियम नहीं है। दायित्व के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो विनिमय पत्र में दायित्व कैसा रहेगा, इसमें लेखक का जो भी कोई दायित्व है वो कैसा है, गौण होता है, और इसमें लेखक का दायित्व कैसा होता है, दायित्व प्रदान होता है तथा पूर्ण रूप से होता है। संबंध किस प्रकार से रहेगा, इसमें लेखक का संबंध सीधे स्वीकर्ता अथवा देनदार से होगा, इसमें लेखक का संबंध साधे लेनदार से रहेगा। अप्रतिष्ठा की सूचना किस प्रकार से दी जाती है, अप्रतिष्ठा की सूचना किस प्रकार से दी जाती है, इसमें अप्रतिष्ठित होने से धारक जिसको हम होल्डर बोलते हैं का यह कर्तव्य होता है या हो जाता है कि वह लेखक को समस्त सर्वपृष्ठकान को सूचना दे। इसमें अप्रतिष्ठित होने पर इसकी सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अवलोकन एवं प्रमापन क्या है वो देखते हैं हम। इसमें प्रतिष्ठित होने पर इसका आलोकन एवं प्रमापन होना आवश्यक होता है। विशेषता, इसमें विशेषता यह है कि जब विनिमय पत्र विदेशी का हो तो आलोकन एवं प्रमाण पत्र करना अनिवार्य हो जाता है।
लेकिन अप्रतिष्ठ होने के एक दशा में इसका अवलोकन एवं प्रमाणन करने का कोई आवश्यकता नहीं रहती है प्रतिज्ञा पत्र में। फिर हम देखेंगे कि चेक तथा धनादेश क्या है। तो चेक यह एक विनिमय पत्र है जो किसी विशिष्ट बैंकर पर लिखा गया हो अथवा अरहित किया गया हो, जो स्पष्ट रूप से मांग करे कि अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय ना हो। यानी चेक क्या है, एक ऐसा धनादेश है या चेक अथवा धनादेश एक ऐसा है कि जो बैंकर्स में लिखा जाएगा अथवा आहरित किया गया हो और स्पष्ट रूप से मांग किए गए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय ना हो। फिर इसके लक्षण क्या क्या है, तो यह एक लिखित आदेश है या एक लिखित आदेश होना है। दूसरा, यह आदेश धन के भुगतान का आदेश होता है। तीसरा, लेखक के स्पष्ट हस्ताक्षर होना है उसमें, लेखक के स्पष्ट हस्ताक्षर होना है उसमें। चौथा, इस पर मुद्रांक नहीं लगाया जाता, स्टैम्प कोई भी लगाया नहीं जाता। इसके बाद में इसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। चेक को की स्वीकृति देनी पड़ती है क्या? चेक खुद लिखते हैं हम, और खुद लिखने से कैसा होता है, सामने वाले की कोई स्वीकृति होती नहीं है, वो सेल्फ खुद मोटिवेट होकर देता है। इसमें बैंक को निश्चित रकम का भुगतान का आदेश होता है। यह आदेश कैसा रहेगा? शर्त रहित रहेगा। चेक का आहारी अथवा देनदार सदैव बैंकर ही होता है। इस प्रकार चेक सदैव बैंक पर ही लिखा जाता है। चेक की धनराशि जो रहेगी सदैव मांग देय रहेगी, जिसको हम पेबल और डिमांड्स होती है। आजकल सब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स चेक आ गया है ना, ऑनलाइन जैसे हम बोलते पेटीएम से हम सब पूरा यानी क्या कर देते हैं, हमारे पैसे जो है एक से दूसरे की तरफ हम दे देते हैं। उसके बाद में छोटे चेक्स भी आ गए हैं। इसके बाद में हम देखेंगे चेक तथा विनिमय पत्र के अंतर क्या क्या है वो देखेंगे। तो अंतर का आधार चेक तथा विनिमय पत्र। तो इसकी प्रकृति कैसी है? तो चेक सदैव किसी बैंकर पर लिखा जाता है और विनिमय पत्र क्या है, यह किसी भी व्यक्ति पे लिखा जाता है। स्वीकृति कैसी होगी इसकी? इसमें स्वीकृति की आवश्यकता होती है क्या चेक के लिए? नहीं। लेकिन विनिमय पत्र में क्या होगा, इसमें देनदार अथवा आहार्ती जो भी कोई स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अवधि कैसा रहेगा? चेक मांग पर देय होता है। चेक कैसा रहेगा? मांग पर देय होता है। विनिमय पत्र मांग पर अथवा निश्चित अवधि के पश्चात अथवा देखने के पश्चात देय होता है, यानी कि एक बार उसको देख ले या फिर एक पर्टिकुलर डेट्स में उसको प्रोसेस करें। अनुग्रह दिवस क्या रहेगा? चेक पर अनुग्रह दिवस नहीं हो सकता, लेकिन विनिमय पत्र में अनुग्रह दिन 3 दिन के लिए दी जाती है। प्रस्तुत न होने के बाद में क्या दायित्व रहेगा? तो इसमें प्रस्तुत न किए जाने पर लेखक अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता। यदि चेक फेल हो जाता है तो दूसरी बात है, लेकिन भुगतान की तिथि जो है इसमें प्रस्तुत न किए जाने पर इसका लेखक तथा अन्य पक्षकार अपने दायित्व को मुक्त हो जाता है। रेखांकन कैसा रहेगा? चेक रेखांकन हो सकता है, लेकिन विनिमय पत्र लेखांकन नहीं हो सकता। मुद्रांक कैसा है? चेक पर मुद्रांक नहीं लगाया जाता, लेकिन नियमानुसार विनिमय पत्र में मुद्रांक लगाना होना आवश्यक है। देशी या विदेशी? चेक प्राय देशी ही होता है। यह देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के विनिमय पत्र होते हैं। मुद्रा कैसा रहेगा? चेक सदैव देश की चलन मुद्रा में ही लिखा जाएगा। यह विदेशी विनिमय कैसा रहेगा? वो विदेशी मुद्रा में भी लिखा जा सकता है। आहार्ती कैसा है इसका? चेक का आहारी सदैव बैंकर होता है। इसका आहारी बैंकर भी हो सकता है और अन्य कोई पक्षकार भी हो सकते हैं। अप्रतिष्ठित होने की सूचना कैसे मिलेगी? चेक की अप्रतिष्ठित होने की सूचना देना आवश्यक नहीं होता, लेकिन विनिमय पत्र में कैसा रहेगा कि इसमें अप्रतिष्ठित होने पर धारक का कर्तव्य हो जाता है कि वह लेखक तथा समस्त पूर्व पुष्टांकन को इसकी सूचना दे। अगर वो सूचना नहीं देता है तो वो 420 के केस में चले जाएगा। अवलोकन एवं प्रमापन कैसा रहेगा इसका? तो इसमें अप्रतिष्ठित होने पर अवलोकन एवं प्रमापन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विनिमय पत्र में कैसा रहेगा? इसमें अप्रतिष्ठित होने पर अवलोकन एवं प्रमापन की आवश्यकता रहती है। और कारण क्या है इसका? कि वो अनिवार्य होता है करके। आज्ञा का खंडन कैसा करेगा? चेक के भुगतान पर
उसका भुगतान रोका जा सकता है, तो वो कैसे? लेखक की मृत्यु, पागलपन अथवा दिवालिया की दशा में चेक का भुगतान रुक जाता है, या फिर बशर्ते चेक को इसको सूचना मिलने पर चेक क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन विनिमय पत्र में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, भुगतान नहीं रोका जा सकता और कोई भी इन परिस्थितियों में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके लक्षण तथा आवश्यक बातें क्या है, वो उसके बारे में हम देखेंगे। हम एक चीज को और से देखेंगे कि जो भी कोई आहारता तथा आहारती जो है, जिसको हम ड्रावरी बोलते हैं, कि जो भी कोई व्यक्ति है जो विनिमय पत्र अथवा चेक को लिखता है, उसको हम आहारता बोलते हैं, या उसको लेखक भी कहलाते हैं। जिस व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है वो कौन रहेगा? वो आहारी रहेगा या देनदार कहलाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि विनिमय साध्य लेखन तथा उसके लक्षण क्या है ना, बराबर है। तो क्या रहेगा उसमें यह रहेगा कि उसका आशय क्या है, उसके आशय क्या है। तो धारक में जो भी आशय है वो किसी विनिमय पत्र तथा साध्य लेख पत्र के धारक हो सकते हैं। उसके बाद में विलेख को अपने नाम में रखने का अधिकार होना है, बराबर है। उसके बाद में धन प्राप्त करने का अधिकारी होना, यानी धारक होने के लिए दूसरी आवश्यकता है कि लेख पत्र तथा जो भी कोई अधिकार रहेंगे, अधिकार रखने वाला जो भी कोई व्यक्ति होगा वह अधिकार में ही रहेगा। विलेख में खो जाने पर क्या होगा? विलेख के खो जाने पर विलेख की प्राप्त करने वाला धारक नहीं बन सकता। विलेख के खोने तथा नष्ट होने पर समय अधिकारी होना, यदि कोई विलेख खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तो विलेख को खोने अथवा नष्ट होने समय जो भी उसका अधिकारी रहेगा उस वक्त क्या रहेगा? वही धारक को क्या करेगा? उसको अपन माना जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि यथाविधिधारी हम देखेंगे कि यथाविधिधारी क्या है, कि ऐसे व्यक्ति से आशय है कि जो प्रतिफल के बदले विलेख, जिसको हम क्या बोलेंगे? लेख पत्र में लिखित धन के देय होने की पूर्व और इस विश्वास के लिए पर्याप्त कारण में रखते हुए जिस व्यक्ति को अपना अधिकार का मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा? यथाविधिधारी में टाइटल प्राप्त किया है, या जिसके अधिकार में कोई दोष विद्यमान था, किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या फिर चेक का अधिकारी हो जाता है, जो वाहक या देय अथवा आदेशानुसार देय हो अथवा प्राप्त करता हो अथवा पृष्ठांकित यथाविधिकारी हो जाता है। इसके फिर लक्षण कौन से हैं? इसके यथाविधिकारी के विशेष अधिकार या फिर उसके लक्षण कौन से हैं, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है? तो प्रतिफल के बदले में उसको देना है, बराबर है। विलेख का अधिकार होता है। उसके बाद में परिपक्वता की तिथि के पूर्व, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, हस्तांतरण का अधिकार होता है। पूर्ण कंप्लेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे? यथाविधिधारी बनने के लिए परम आवश्यक है कि विलेख पूर्ण एवं उचित ही, यदि वह अपूर्ण का कटाफटा या उस पर मिटाया गया हो। पूर्ण सद्भावना, जिसको बोलते हैं एटमोस्ट गुड फेथ, जिसको हम बोलेंगे यथाविधिधारी बनाने के लिए अंतिम किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि विलेख पूर्ण सद्भावना के साथ में प्राप्त करना चाहिए। दूसरे शब्दों में विलेख को हम ये बोलेंगे कि प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है, यह विश्वास होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से वह प्राप्त किया उस व्यक्ति का विलेख पर अच्छा स्वत्व हो। फिर उसके अधिकार क्या क्या है? तो उसका सबसे पहला अधिकार यह है, यथाविधिधारी के जो विशेष अधिकार जो है वो सबसे पहला यह है कि अपूर्ण स्टैम्प युक्त लेख पत्र की दशा में, बराबर है, जहां कोई व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसके ऊपर में उसका विशेष अधिकार है। पूर्व पक्षकारों का दायित्व होना चाहिए, यानी विनिमय साध्य लेख पत्र का प्रत्येक पूर्व पक्षकार यथाविधिधारी के प्रति उस समय में उत्तरदायी रहता है। तीसरा, कल्पित अथवा झूठे नाम में आहरित बिल का स्वीकर्ता। जब कोई भी विनिमय पत्र या लेखक के आदेशानुसार किसी कल्पित नाम से देय हो या उस व्यक्ति द्वारा लेखक के हस्ताक्षर के रूप में पुष्टांकित किया गया हो, तो स्वीकर्ता
या अथाविधारी के विरुद्ध यह नहीं कह सकता कि ऐसा नाम कल्पित हो सकता है। उसके बाद में विनिमय साध्यता द्वारा, जिसके हम बाय निगोशिएबल जिसको हम बोलते हैं, जब कोई भी लेख पत्र या विनिमय साध्यता यथाविधिधारी हुई हो तो उसके साथ में जो भी कोई संबंधित अन्य पक्षकार अपने दायित्व के रूप में या इस आधार पर मुक्त नहीं हो सकते कि लेख पत्र की जो भी कोई सुपुर्दगी होगी या किसी शर्त में अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए की गई थी। विनिमय साध्यता द्वारा जिसको हम क्या बोलेंगे कि धारक द्वारा यथाविधारी के अधिकार प्राप्त किए जाना, जिसको हम बोलेंगे कि होल्डर्स ड्यूरिंग दिस टाइटल फॉर्म द होल्डर्स इन द ड्यू कोर्स, हम जिसको हम बोलेंगे कि किसी विनिमय साध्य लेख पत्र के धारक को जिसमें यथाविधिधारी से उसका जो भी कोई अधिकार जो है वो प्राप्त किया गया हो, या यह सब पूरा का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है या फिर उस यथाविधिधारी को प्राप्त दे। ये धारा 53 की सबसे महत्वपूर्ण है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में। उसके बाद में अवैधानिक साधनों अथवा अवैधानिक प्रतिफल के बदले में लेख पत्र प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट जो रहेगा क्या रहेगा, प्रत्येक धारक यथाविधिधारी माना जाता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक धारक यथाविधिधारी माना जाता है। तो इसमें कैसा रहेगा कि जब तक कि इसके विरुद्ध कोई अन्य बात हो या नियमानुसार विनिमय साध्य लेख हो तो प्रत्येक यथाविधिधारी का क्या हो जाएगा, उसमें माना जाएगा। लेख पत्र की जो मूल वैधता है इसमें इनकार करने के विरुद्ध अवरोध कर सकता है। उसके बाद में जो भी कोई प्राप्तकर्ता के जो भी कोई पुष्टांकन करने की क्षमता को अस्वीकार करने के लिए अविरोध में रहेगा वो। ये भी धारा 121 के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण धारा है यथाविधिधारी के बारे में। संदिग्ध लेख पत्र की दशा क्या रहेगी, तो इसमें रहेगा कि कोई लेख पत्र इस प्रकार का है कि उसे प्रतिज्ञा पत्र अथवा विनिमय पत्र दोनों ही समझे जा सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई धारक रहेगा उसकी इच्छा पर उसे दोनों में से किसी एक प्रकार को मान सकता है और उसके पश्चात वह लेख पत्र भी मान जाएगा। ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि धारक और यथाविधिधारी में अंतर क्या होता है, बराबर है। धारक और यथाविधिधारी में अंतर क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रतिफल क्या है। तो इसमें प्रतिफल का होना अनिवार्य है धारक के लिए। फिर यथाविधिधारी के लिए क्या है, इसका प्रतिफल होना अनिवार्य है, दोनों जगह पे अनिवार्य है। परिपक्वता के पूर्व में क्या स्थिति होगी कि धारक बनने के लिए यह आवश्यक नहीं कि विलेख की परिपक्वता से पूर्ण प्राप्त किया जा सके। यथाविधिधारी बनने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो भी विलेख रहेगा वो कैसा रहेगा, परिपक्वता के पूर्व प्राप्त किया जाएगा। फिर इसमें अधिकार एवं स्वत्व जो बोलते हैं हम, तो वो क्या रहेगा, सेल्फ जिसको हम बोलेंगे, और जिसमें अथॉरिटी जिसको हम बोलेंगे, यानी खुद की अथॉरिटी किस प्रकार से रहेगी वो देखिए। इसमें धारक का अधिकार लेख पत्र के हस्तांतरण के भांति ही होता है, अर्थात धारक हस्तांतरण के श्रेष्ठ अधिकार को क्या करता है, प्राप्त करता है। और यथाविधिधारी में क्या रहेगा अधिकार के बारे में, इसमें यथाविधिधारी का अधिकार हस्तांतरण से श्रेष्ठ हो सकता है, अर्थात हस्तांतरण का अधिकार दूषित होते हुए भी यथाविधिधारी का अधिकार श्रेष्ठ होता है। एखादी बार एखादी व्यक्ति कोई भी डिसीजंस मेकिंग्स लेते वक्त गलती कर बैठता है, उसका डिसीजंस गलत हो जाता है, वो उसको जज नहीं कर पाता है, तो भी यथाविधिधारी को ऊपर में कोई भी क्लेम नहीं आता। वो ये बोला जाता है कि इनकी अथॉरिटी जो है, इनका जो अधिकार जो है, इन्होंने अपने अधिकार के अंतर्गत में ये जो निर्णय जो लिया है, ये जो डिसीजन लिया है, ये जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया जो की हुई है वो कैसी है, योग्य है। उसके बाद में विशेषाधिकार क्या होता है वो देखिए। धारक को ये सब विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो यथाविधिधारी को प्राप्त होते हैं। इसे कोई विशेषाधिकार नहीं होता, यथाविधिधारी को कोई ऐसा विशेष अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो भी कोई अथॉरिटी दी गई है, जो भी कोई अधिकार दिए गए हैं, उसके अंतर्गत में वो अपना निर्णय ले सकता है। सद्भावना के बारे में क्या रहेगा, तो धारक बनने के लिए सद्भावना का होना आवश्यक नहीं है ना। धारक होने के लिए कोई सद्भावना की आवश्यकता होती है क्या, नहीं, लेकिन यथाविधिधारी बनने के लिए सद्भावना का होना परम आवश्यक है। ओके, थैंक यू।